मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 का भूगोल का सेकेंड चैप्टर है भूमि, जल, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। हमने प्रथम चैप्टर में संसाधनों के बारे में पढ़ा था। अब इसमें भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन के बारे में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे तंजानिया, तंजानिया एक देश है। अफ्रीका के छोटे से गांव में माम्बा नामक एक बालिका रहती है। पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। प्रातः क्या होती है? जल्दी उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत, उसके बाद में वह घर के कार्य में अपनी माँ का हाथ बटाती है और बाद में अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी जो छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। झोपड़ी है उनके घर, झोपड़ी के पास ही चट्टानी भूमि का एक भाग है। मम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी जो दो खाद्य है उनके लिए जो उपजाऊ की जाती है, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब जो मक्का और सेम की जो उपज ली जाती है उसके जो साल भर में जो खर्च होता है उससे काम नहीं चलता, उससे कम उपज होती है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या है, मम्मा के परिवार को उपज करने के बाद भी खाने की सामग्री की साल भर नहीं चल पाती है। नेक्स्ट है, यहाँ पे चलते हैं पीटर एक बालक है। न्यूजीलैंड के भेड़ पालक प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। मतलब कि ये न्यूजीलैंड के भेड़ पालक प्रदेश जो भेड़ पालन का कार्य करता है उस प्रदेश में मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। मतलब ऊन बनाने के का जो प्रक्रम का कारखाना है वो चलाने का कार्य करता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों पर से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। ठीक है, इसका बाड़ा कहाँ है? जहाँ विस्तृत मैदान है वहाँ पे उसके पहाड़ी के पास उसका बाड़ा है। वह नवीनतम प्रौद्योगिकी, नई जो तकनीक है, नई तरीके हैं का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। तो वैज्ञानिक विधि के द्वारा उसमें क्या, उसका खेती का घास के मैदान का प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि करता है। कौन सी कृषि करता है? जैविक कृषि, और सब्जियों भी उगाता है। इसका अर्थ ये हो रहा है कि पीटर स्कूल जाता है और मम्बा स्कूल नहीं जाती है। वो पूरे समय और अपने पिता और सब क्या करते हैं, अपनी आजीविका के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन पीटर का परिवार क्या करता है? उनके प्रक्रम कारखाना चला रहा है, भेड़ पालन कर रहा है। उसके अच्छे विस्तृत मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे घास पाई जाती है। जैविक कृषि करता है, जो सब्जियां उगाता है। और मामा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। तो दो भिन्न स्थानों पर रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। जैसे कि मम्मा के आवश्यक सामग्री, खाद्य सामग्री भी पूर्ति नहीं हो पाती पूर्ण प्रकार से, लेकिन पीटर के परिवार को आवश्यक सामग्री पूर्ति होने के बाद जो अधिक बच जाता है उसका वो बेचकर उससे आमदनी कमाता है। यह भिन्नता भूमि की गुणवत्ता। अब देखो, मम्बा के जो क्षेत्र था तंजानिया, उसमें क्या भूमि की गुणवत्ता अलग थी, पठारी थी, पत्थर थे, और मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी उपयोग की भिन्नता के कारण वहाँ पे दोनों ही क्षेत्रों में अंतर है। ठीक है, इन स्थानों के एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों का उपलब्धता, जैसे ये भूमि की गुणवत्ता, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के प्रयोग की जो संसाधन की उपलब्धता के आधार पर ही इसमें भिन्नता आई है। क्या आप जानते हैं विश्व की 90% भाग, विश्व का जो 90% भाग है, प्रतिशत जनसंख्या भूमि क्षेत्र में के 30% भाग पर ही रहती है। मतलब कि जो क्षेत्र है पूरा 90%, उनमें से खाली
90% जो जनसंख्या है वो क्या करती है, 30% भाग पे ही रहती है भूमि के। शेष जो 70% भूमि है, ठीक है, उस पे 10% लोग ही रहते हैं। विरल जनसंख्या और वह निर्जन है, मतलब जो भूमि का 70% भाग है उसमें क्या निर्जन है, वहाँ पे कोई जीव नहीं रहता या कोई मानव नहीं रहता है, जनसंख्या नहीं रहती है, और विरल है, अगर रहती भी है तो बहुत कम मात्रा में रहती है। आगे चलते हैं, अब हम जो पढ़ेंगे भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन भूमि भी शामिल है ना। अभी हमने तंजानिया और पीटर के न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ा था, है ना। उसके जो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है, ठीक है। पृष्ठभूमि के कुल भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। मतलब कि जो हमारा जो भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल जो 100% है, उसमें से 30% क्या है, भूमि है, और 70% क्या है, वहाँ पे जल उपस्थित है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य नहीं है। जैसे कि ऊंचे पहाड़ है, आवास रहने योग्य नहीं, कुछ ऊंचे पहाड़ है, कई बर्फ की चादर है जैसे ध्रुवों पे, है ना, कई दलदली स्थान है, कोई द्वीप इस तरह से जो निर्जन है। तो इस तरह से कुछ भाग आवास योग्य नहीं, वहां हम नहीं रह सकते। आगे चलते, मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। मतलब कि जलवायु और भूमि अलग अलग प्रकार की भिन्नता होने के कारण, लक्षणों के कारण क्या विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण, मतलब कि जो फैली हुई है, जो वितरण है, रहने का जो क्षेत्र है वो असमान है। किसी स्थान पर जनसंख्या अधिक रहती है, किसी स्थान पर जनसंख्या बहुत कम रहती है ना। तो इसमें मैदानी क्षेत्रों पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, पहाड़ी क्षेत्रों पर कम जनसंख्या निवास करती है, और जहाँ बर्फीले क्षेत्र हैं उन पे क्या बहुत ही कम मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। हाँ, नदियों के बेसिन के आसपास भी क्या जनसंख्या अधिक निवास करती है, ठीक है। आगे हम जानेंगे उबड़ खाबड़ स्थलाकृति। उबड़ खाबड़ जैसे कि उठा हुआ जमीन से, स्थल से उठा हुआ भाग और नीचे दबा हुआ भाग उबड़ खाबड़ स्थलाकृति कहलाती है। पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाकांता, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। विरल मतलब कम जनसंख्या वाले, और निर्जन मतलब बिना जीवित जीवों के स्थान। उर्वर मैदानों और नदियों, घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र है। अर्थात इन नदियों और मैदानी क्षेत्रों में क्या है, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होती है, इसलिए क्या करते हैं, जनसंख्या अधिक वहाँ सघन बसे क्षेत्र हैं, ठीक है। आगे चलते हुए देखो, इस क्षेत्र में जहाँ पे मैदानी भाग है, नदी है, वहाँ पे कितनी अधिक जनसंख्या निवास करी है। लेकिन जहाँ पर उबड़ खाबड़ स्थलीय आकृति, वहाँ पे क्या जनसंख्या विरल है, वहाँ पे कुछ या निर्जन है, वहाँ पे कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है। आगे चलते हैं, भूमि उपयोग। भूमि के उपयोग किस किस काम में लिए जाते हैं, जैसे कि कृषि करने, आपने आसपास में देखा होगा आपकी भूमि उपयोग किस किस के लिए, सड़क बनाने के लिए, तालाब के लिए, नदियों के लिए, भवन बनाने के लिए, उद्योग के लिए, कृषि के लिए, चारागाह भूमि के लिए, पहाड़, मतलब अनेक चीजों के लिए भूमि उपयोग लिया जाता है। तो हम यहाँ पे भूमि के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने भी आपका जैसे मकान बना हुआ है, तो वो भूमि का उपयोग किस लिए बना हुआ है, कि उस आवास के लिए भूमि उपयोग हो रहा है ना। तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि करने के लिए, वानिकी करने के लिए, खनन करने के लिए, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए, ठीक है। कहीं भूमि पर कृषि की जाती है, कहीं बागानी की जाती है, कहीं खनन किया जाता है, कहीं सड़कों का निर्माण किया जाता है, कहीं बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की जाती है। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या जैसे कि इसमें चयनित देशों की भूमि उपयोग के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि देश
भूमि उपयोग के अनुसार क्षेत्रफल के प्रतिशत। अब ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र प्रतिशत कुल क्षेत्रफल का फसल भूमि 6% हो रहा है। जो फसल करने के वाली भूमि कितनी प्रतिशत ऑस्ट्रेलिया में? 6%। चारागाह 56% भूभाग है, और वन जहाँ वन लगे हुए वो 14%, और अन्य उपयोग के लिए जैसे सड़क, उद्योग है ना, खनन, अन्य उपयोग के लिए 24% भाग का उपयोग किया जाता है। ब्राजील में 9% फसल भूमि है जहाँ फसल की जाती है। चारागाह के लिए 20% भूमि रखी गई है। वन क्षेत्र 66%, मतलब कि अधिक मात्रा में वन्य भूमि है, वहाँ वन अधिक पाए जाते हैं ब्राजील में। और अन्य उपयोग में 5% सड़कें, उद्योग के लिए उपयोग में ली जाती है। इसका अर्थ ये हो रहा है कि इस क्षेत्र में वन की अधिकता है और फसल भूमि और चारागाह पे महत्व है। उद्योगों को अन्य भूमि में इसका इतना महत्व नहीं, जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में 24% है। कनाडा 5% फसल भूमि है, 4% चारागाह भूमि है और 39% वन्य भूमि। यहाँ पे भी क्या सबसे सेकेंड नंबर पे कनाडा में वन्य भूमि पाई जा रही है। लेकिन अन्य उपयोग उद्योगों, सड़कों, है ना, तो खनन के कार्य में 52%। तो इसका अर्थ ये है कि कनाडा में सबसे अधिक अन्य उपयोग में भूमि का उपयोग किया जाता है। सेकेंड नंबर पर वन्य भूमि है ना। आगे चलते चीन का जो 100% में से 10% फसल भूमि है, 10% भाग में फसल उगाई जाती है। दूसरी 34% चारागाह भूमि है और 14% वन भूमि। तो वन भूमि का प्रतिशत यहाँ पे कम है ना। और 42% अन्य उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है, उद्योगों के लिए, सड़कों के लिए, है ना, अनेक खनन के लिए, अनेक कारणों के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। आवास के लिए भी हो सकता है। ठीक है। फ्रांस में 35% भूमि पर फसल उगाई जाती है, 21% पर चारागाह है, 27% पर वन्य और 17% पे अन्य उपयोग में लिया जा रहा है। तो भारत, यहाँ पे हमारे देश भारत के लिए देखते हैं, भारत में 57% फसल भूमि है, मतलब कि हमारे यहाँ आधे से अधिक मात्रा में लगभग 60% के आसपास फसल भूमि है, फसल की भूमि पर की जाती है। 4% चारागाह भूमि है, 22% वन्य भूमि है। जैसे कि वर्ल्ड राष्ट्रीय वन संरक्षण के लिए 33% की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ में हमारा 22%, इसका मतलब 11% वन भूमि कम है और 17% अन्य उपयोग के लिए काम में ली जाती है भूमि, है ना। तो हमारे भारत में सबसे अधिक फसल भूमि है, सेकेंड में वन्य भूमि, थर्ड में अन्य उपयोग और सबसे कम है चारागाह भूमि। जापान में 12% फसल भूमि है और 2% चारागाह भूमि, 67% वन्य भूमि, मतलब कि वनों की अधिकता है। ब्राजील से भी अधिक मात्रा में जापान में वन्य भूमि पाई जाती है। 19% अन्य उपयोग में कार्य किया जाता है। इसी प्रकार रूस 8% फसल भूमि, 5% चारागाह भूमि, 44% तो वन्य भूमि और 44% अन्य पर भूभाग में अन्य उपयोग में ली जाती है। यहाँ पे अन्य उपयोग और वन भूमि अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम 29% फसल भूमि, 46% में चारागाह भूमि, 10% वन्य भूमि और 16% ही अन्य। इसका अर्थ है चारागाह भूमि अधिक मात्रा में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 21% फसल भूमि है, 26% चारागाह भूमि और 32% वन्य भूमि और 21% अन्य उपयोग में काम में ली जाती है, उपयोग किया जाता है। विश्व का देखा जाए तो 11% फसल भूमि है। विश्व की जो भूमि है उनमें से 11% क्या है? फसल भूमि। विश्व की 11% भूमि फसल भूमि है, 26% चारागाह भूमि और 31% वन्य भूमि है और 32% अन्य उपयोग है। तो विश्व के आधार पर हमारे भारत के बारे में देखते हैं तो विश्व के जो 11% जो फसल भूमि है उसमें भारत की स्थिति सबसे ऊपर है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, फसल भूमि अधिक है। नेक्स्ट आता है चारागाह भूमि, तो भारत में स्थिति कम है, 4% चारागाह भूमि है, तो विश्व की चारागाह भूमि से कम है, कम प्रतिशत है। 31% वन्य भूमि है, वन है, तो वहाँ पे भारत में 22%, यहाँ पे लगभग 9% कम है। 17% अन्य उपयोग में और 32% है, इसमें भी भारत की कमी है। ठीक है, उपयोग में कमी आई है। ऊपर दिए गए सारणी का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उन देशों के नाम बताइए जिनमें फसल भूमि, वन, चारागाह और अन्य उपयोग के लिए
भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है ना। तो यहाँ पे सबसे अधिक प्रतिशत वाले भूमि, फसल भूमि सबसे अधिक प्रतिशत किसकी है? तो यहाँ पे फसल भूमि भारत की है, ठीक है। वन्य भूमि सबसे अधिक किसकी है ना, 56% ऑस्ट्रिया। चारागाह भूमि, सॉरी, वन्य भूमि 67 जापान है, और चारागाह भूमि 56, और अन्य उपयोग में सबसे अधिक अन्य उपयोग में किस देश की है? 52 कनाडा। तो इसका आंसर ये प्रतिशत सबसे अधिक है। इन देशों की भूमि उपयोग प्रतिरूपों और संभावित आर्थिक क्रियाओं में आप किस प्रकार संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो इससे जिस क्षेत्र में वन्य और वन्य भूमि चारागाह भूमि अधिक है वो तो है क्या भूमि उपयोग में, जिनकी अन्य उपयोग में वो प्रतिशत ज्यादा है वो क्या है? संबंधित है अन्य उद्योग के संबंधित, जैसे कि कनाडा 42%, ये चीन ये क्या है 44%, रूस है ना, ये सब क्या अन्य संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आप अम्बा और पीटर के परिवारों की भूमि उपयोग की विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनानी है तो हमें इसमें आपको आगे पढ़ेंगे। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आप भूमि का उपयोग किन कारकों पर निर्धारित किया जाता है? तो भौतिक कारकों पर निर्धारित किया जाता है, जैसा कि स्थलाकृति किस प्रकार की है? पहाड़ी है, उबड़ खाबड़ है, किस प्रकार की, उस पर डिसाइड होगा। दूसरा मृदा उपजाऊ है, रेतीली है, किस प्रकार की, दलदली है, इस आधार पर भी डिसाइड होगा। दूसरा जलवायु, वहाँ पे जलवायु किस प्रकार की है, उष्ण है, शीतोष्ण है, किस प्रकार की जलवायु, उससे भूमि का उपयोग डिसाइड होता है। उसके बाद खनिज, वहाँ खनिज किस मात्रा में किस प्रकार का खनिज पाया जा रहा है, उस खनिज के आधार पर भी उसमें कृषि की जाती है। कृषि के लिए अलग अलग खनिजों की आवश्यकता होती है, तो उन खनिजों की किसी खनिज की आवश्यकता से अधिक खनिज होगा तो फसल उपजाना आसान नहीं होगा। दूसरी है जल की उपलब्धता, कि वहाँ पे जल किस मात्रा में है। जल की अधिक मात्रा में तो फसल गल जाएगी, और कम मात्रा में फसल की कम कम सिंचाई के कारण क्या होगा, फसल सूख जाएगी। तो इससे इनकी उपलब्धता भूमि का उपयोग को निर्धारित करती है। तो मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि का उपयोग प्रतिरूप के महत्व निर्धारित करते हैं। तो इसमें कुछ और, ये तो प्राकृतिक कारण हो गए, स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल, ये है ना। लेकिन मानवीय कारक भी है, इसमें मानवीय कारक भी है जो क्या करते हैं, इस भूमि उपयोग को निर्धारित करते हैं। जैसे कि आपने पीटर के परिवार को देखा, जैविक खेती करके क्या कर रहे थे, वहाँ पे अच्छी खासी खेती कर रहे थे, कृषि सब्जी की खेती कर रहे थे जैविक खेती के कारण, और अच्छी तकनीक के कारण क्या कर रहे थे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे थे। लेकिन वहाँ दूसरी चीज है, मानवीय का जनसंख्या किस आधार पर रहती है, कितनी रहती है, वहाँ पे तकनीक कौन सी उपयोग ले रहे हैं उपयोग में, वो भी आवश्यक है। अगर वह बंजर भूमि है तो वहाँ आवासीय के लिए उपयोग हो सकता है। अगर वह कृषि भूमि है तो खेती के लिए अच्छी है। लेकिन आप कृषि भूमि में आवासीय और जो बंजर भूमि में उसमें खेती करोगे तो उपयोग नहीं हो सकता। तो इसलिए संसाधनों के ऊपर प्रतिरूप के महत्व निर्धारित करते हैं। तो ये भी एक मानव कारक भी है जो क्या भूमि उपयोग के निर्धारित किया जा सकता है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। देखो, भूमि के बांटने का एक आधार ये भी है कि स्वामित्व, इसका मालिक कौन है ना। मालिक के आधार पर भी इसका निजी स्वामित्व कौन है, इसका हकदार कौन है, उसके आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो निजी भूमि, जिसकी क्या एक व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की या किसी परिवार की भूमि हो सकती है। लेकिन सामुदायिक भूमि यह पूरे समुदाय की होती है, उस क्षेत्र के रहने वाले, जैसे कि खेल का मैदान, चारागाह भूमि, विद्यालय भूमि, बस स्टैंड भूमि, है ना। इस तरह से क्या होता है, सड़कें, ये सब क्या है सामुदायिक भूमि। बस स्टॉप के यात्री प्रतीक्षालय बनाए जाते हैं, वो भी क्या है सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भवन, है ना, मंदिर, ये सब क्या है सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। तो निजी भूमि में स्वयं निजी व्यक्ति का मकान, निजी व्यक्ति के खेत, इस तरह से भूमि होती है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है,
क्या होती है? निजी भूमि क्या होती है? व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है कि एक या अनेक व्यक्तियों के बीच के उसके स्वामी हो सकते हैं, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है, मतलब कि एक से अधिक बड़े समुदाय में ये उसके स्वामी होते हैं। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे मंदिरों का, स्कूलों का जो सामुदायिक है ना, तो भूमि होती है, तो इनका उपयोग क्या करता है? समुदाय के लिए, व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे चारा, फलों, नट, औषधियों, बूटियों आदि को एकत्रित करना, इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो सामुदायिक भूमि को क्या कहते हैं? साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जा सकता है। तो आपको इसमें समझा, स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार की भूमि होती है, निजी और सामुदायिक। आगे चलेंगे, आगे समझेंगे। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। आप देखिएगा कि जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, तो जहाँ पे पहले खेत थे वहाँ पे क्या हो गया? मकान बनने लग गए। पहले सड़कें नहीं थी, वहाँ सड़कें बनने लगी। जहाँ उद्योग नहीं थे, उस भूमि पे खेती की जाती थी, वहाँ बड़े बड़े उद्योग लगा दिए गए। तो क्या हो रहा है? जनसंख्या और उसकी मांग, है ना, तो आबादी बढ़ने के कारण क्या होती है? उस भूमि का उपयोग बढ़ रहा है उनके लिए। तो लेकिन क्या भूमि क्या सीमित है? ऐसा थोड़ी है जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि भी बढ़ रही है या उसकी बढ़ोतरी हो रही है, नहीं हो रही ना। भूमि तो उसी क्षेत्रफल में होती कि भाग में अभी भी बनी हुई है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ? भूमि का उपयोग भी बदलता जा रहा है। इस स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग, है ना, प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूसंकलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। अब किस तरह से वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण क्या हो रहा है? निम्नीकरण, कि भूमि की जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो निम्न हो रही है, तो उसमें कृषि की उपजाऊ कम हो रही है। ठीक है। भूसंकलन क्या हो रहा है? मिट्टी ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर फैल रही है और वहां से नीचे की ओर फिसल रही है। मृदा अपरोधन, मृदा बहकर पानी के साथ, हवा के साथ क्या हो रहा है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के जा रही है। और मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है। मरुस्थलीकरण का यह अर्थ है कि जितने क्षेत्र में पहले मरुस्थल था उसका क्या हो रहा है? उसका क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। तो पर्यावरण के लिए ये प्रमुख खतरे बढ़ रहे हैं कि जो भूमि उपजाऊ है, जो उपयोगी भूमि है, उनका क्या हो रहा है? नाश हो रहा है या उसकी हानि हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण। अब भूमि संसाधन का संरक्षण किस प्रकार हम कर सकते हैं? ऐसे कौन से उपाय है जो हम उनको करके हम भूमि का संरक्षण बचा सकते हैं या उनकी रक्षा कर सकते हैं? बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। तो सबसे पहला भूमि संसाधन का संरक्षण करने की जरूरत क्यों पड़ रही? जनसंख्या वृद्धि होने के कारण। ठीक है, भूमि की पैमाने में बढ़ रही है, विनाश हुआ है। इससे प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को, जो वर्तमान जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं भूमि उपयोग का विनाश हो रहा है, जिस प्रकार अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, अब देखो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, संरक्षण के लिए, भूमि और संसाधन संरक्षण के लिए वन रोपण, वनों का रोपना चाहिए, है ना, जिससे मृदा अपरदन नहीं होगा। भूमि उदाहरण, मतलब भूमि को अच्छी उद्धार करना चाहिए। और रासायनिक कीटों का उन उर्वरकों का विनियमित उपयोग, मतलब कि इनका नियमित उपयोग नहीं करना चाहिए, समय समय के सब अंतराल में ही इसका उपयोग करना चाहिए। अतिचारण पर रोक लगाना। किसी चारागाह में भी अतिचारण होने से क्या होता है? वहाँ की जो फसल होती है, उपजाऊपन फसलों के साथ पशु चल लेते हैं, तो पशु के बाद जो नष्ट नहीं होता, वहाँ पे
उर्वरकता प्राप्त नहीं होती, जिससे कि अतिचारण के कारण भी क्या हो रहा है, भूमि का संरक्षण के लिए भी उपयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं जो है ना हम उन्हें अपनाकर भूमि के क्षरण को रोक सकते हैं। ठीक है। शब्दावली। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावर्तित शैलियों का टूटना और क्षय होना। ये क्या है? अनावर्तित शैलों का टूटना और क्षय होना ही क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। जैसे फिर से हम समझेंगे तापमान और परिवर्तन। अब जैसे कि पृथ्वी का जो तापमान है अधिक गर्मी होने लग गई, ठंड में, सर्दियों में शीत ऋतु में अधिक शीत होने का कारण है, तो तापमान में परिवर्तन हो रहा है। तुषार क्रिया, पौधारोपण, पौधों की कमी हो रही है, प्राणियों जिससे कि जीव जंतु वन्य जीव है उनकी कमी हो रही है, मनुष्य को क्रियाकलाप द्वारा अनावर्ती शैलों का टूटना। जो अनावर्ती शैल है, जो पत्थर है, उनको क्या हो रहा है? टूटना हो रहा है और उनका क्षय हो रहा है, जिनका नष्ट होना भी ये अपक्षय कहलाता है। आगे चलते हैं। भूसंखलन। भूसंखलन क्या है? भूसंखलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा, ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहुत संचलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि ये पहाड़ है, पहाड़ से देखो ये मिट्टी का एक जो ढेर है नीचे खिसक गया है ना, आबादी क्षेत्र में आ गया, तो ये इस मिट्टी के ऊपर से नीचे की ओर खिसकना भूसंकलन कहलाता है। शैल मिट्टी पत्थर हो सकते हैं, मलबा मिट्टी का मलबा हो सकता है, ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहुत संचलन के में परिभाषित किया जा सकता है। वे प्राय भूकंप, ये कब होते हैं? ये प्राय भूकंप के समय होता है, बाढ़ के समय, ज्वालामुखी होती है, तब भूसंकलन होने की संभावना के साथ गठित होती है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूसंकलन होता है। जैसे हमारे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, हिमालय क्षेत्र में, जहाँ ऐसे जो क्षेत्र है वहाँ पे भूसंकलन की अधिक संभावना है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। जैसे कि नदी बह रही है पास में और उसमें भूसंकलन हो गया, पास की मिट्टी उसमें गिर गई नदी में, तो नदी में क्या मिट्टी आने से क्या हो जाता है? पानी अवरुद्ध हो जाएगा और उससे क्या होगा? बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। अचानक फूट जाने से निचली घाटियों के आवास में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में है ना, भूसंकलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे तो हमेशा ही ये घटनाएं होती रहती है। तो इससे प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है। तो जीवों की मृत्यु हो जाती है और संपत्ति जो को नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है और चिंता का मुख्य विषय है भूसंकलन। इसके बारे में विस्तृत जानकारी वो लेते हैं। एक वस्तुस्थ स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रिकांगपिओ के निकट पंजी गांव में बहुत बड़े भूसंकलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। जो सड़क का जो भाग था वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। ये भूसंकलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ। विस्फोटन के कारण ढाल का ये कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को जिस पर संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया। जब ऐसे विनाश से बचाने के लिए क्या हुआ? तो उस गांव को ही खाली करा दिया गया। न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हम समझने की शक्ति मिलती है। वैज्ञानिक जो प्रविधियां, जो प्रक्रिया है, उसके विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से कारक है उसको समझेंगे और इससे बचने के उपाय कोशिश करेंगे और उनका प्रबंध कैसे करना है। भूसंकलन को रोकने की कुछ प्रविधियां, जो विधियां हैं, जो तरीके हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। भूसंकलन प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों की इंगित करना है।
अब देखो जहाँ जहाँ भू संकलन अधिक होता है उन मानचित्र बनाकर उसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को अंकित करना है ना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ दिया जा सकता है। तो इनके लिए आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। दूसरा है भूमि का विसंकलन से बचाने के लिए पतिधारी दीवार निर्माण। जो भूसंकलन के बचाव के लिए क्या करता है, पतिधारी इसके दीवार का निर्माण किया जाता है उसके नजदीक। भूसंकलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि करना। अगर वनस्पति अधिक होगी तो उसकी जो वनस्पति के जो जड़ें होती है उससे क्या उस मिट्टी को पकड़े रखेगी, तो उससे क्या उसमें भूसंकलन होने की संभावना कम होगी। इसलिए वनस्पति का आवरण को बढ़ाना अधिक आवश्यक है। सतही अफवाह तथा झरना प्रवाह के साथ साथ भू संकलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। जैसे कि कुछ अफवाह तंत्र के में भी पृष्ठीय जो है प्रवाह नियंत्रण का उपाय किए जाना आवश्यक है। पतिधारी दीवार, जैसे पतिधारी दीवार ये बनाई हुई है ना, तो उस प्रकार दीवार बना के हम क्या कर सकते हैं,